Hello everyone, welcome back to our new lecture, new chapter that is gravitation. बच्चों हमने पढ़ा है मोशन के बारे में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इट विल कीप ऑन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन until and unless there is some unbalanced force acting on it. करेक्ट? अब आपने देखा होगा कि अर्थ के अराउंड मून अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है एंड अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती रहती है. करेक्ट? अर्थ सन के अराउंड घूमता है और अर्थ के अराउंड मून घूमता रहता है. हमने एक और चीज़ देखी है, कोई भी चीज़ अगर हम लोग ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, इफ मूव, लेट अस से हमने कोई बॉल जो है वो ऊपर की तरफ फेंक दी, व्हाट हैपन्स? अल्टीमेटली इट विल कम बैक टू द ग्राउंड. ऐसा क्यों हो रहा है? वाई सम दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन द नेचर दैट एवरीथिंग इज मूविंग अराउंड द अर्थ. क्यों भाई? ऐसा क्या है अर्थ में जो मून उसके अराउंड घूमता है? वॉट इज़ देयर इन सन जिसके वजह से अर्थ जो है सन के अराउंड घूम रही है, या बाकी प्लैनेट्स सन के अराउंड घूम रहे हैं? कोई भी चीज़ ऊपर फेंको वापस नीचे क्यों आती है? देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड इट. आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि वो क्या फोर्स है जिसकी वजह से ये सारी मूवमेंट्स हो रही हैं. नाउ दिस फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो हमारे पास जो न्यूटन साइंटिस्ट हैं, यानी जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिए, डिफरेंट लॉज ऑफ मोशन दिए, he also said that Newton said that there is a force responsible for all these movements. And this force is called as gravitational force. इस चैप्टर में बच्चों हम इसी के बारे में बात करेंगे. ग्रेविटेशन क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है. वी विल टॉक अबाउट हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड इट. और हमारा बॉडी का वेट, वो उसका क्या मतलब होता है, क्या कंडीशंस हैं वो जिन पे ये वेट डिपेंड करता है. ऑल्सो हम इसके बारे में बात करेंगे कि कोई भी चीज़ जो है वो लिक्विड के ऊपर तैरती क्यों है. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन ग्रेविटेशन. सो क्या क्या देखेंगे हम ग्रेविटेशन में, एक बार फटाफट से चॉक आउट करते हैं. हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. we'll be talking about weight of a body that varies place to place, and we will be talking about conditions for object to float on water or float in liquid. कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे फ्लोट करता है, क्यों फ्लोट करता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात हम करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में. तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशन क्या है. सो बच्चों इसके पीछे की कहानी क्या है. एक बार हमारे न्यूटन महाराज एक पेड़ के नीचे बैठे थे एंड इंसिडेंटली ये पेड़ था एप्पल का. तो यहाँ बैठे थे हमारे न्यूटन साहब. ऑल ऑफ अ सडन ऊपर से एक एप्पल गिरा. सुंदर सा एक एप्पल बना लेते हैं, खाना थोड़ी है हमने. खाया हुआ सेब किसका होता है? हाँ, एप्पल कंपनी का. सो एक एप्पल जो है वो ऊपर से नीचे गिरा. तो न्यूटन के दिमाग में एक कहानी आई. कहानी क्या आई? एप्पल डाउनवर्ड क्यों आया? एप्पल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ. ठीक. तो उनके दिमाग में ये भी आया कि अगर एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, सो
Does apple attract earth towards it? तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पहले ही कहता है हाँ होता है ऐसा. लॉ ऑफ मोशन में थर्ड मोशन में क्या था? थर्ड लॉ ऑफ मोशन में था टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो पक्की बात है ये भी हो रहा होगा. इसी पॉइंट पर उन्होंने सोचा कि अगर यही चीज़ हो रही है तो अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है. राइट, मून घूम रहा है. इसका मतलब मून को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, हर बार अपनी तरफ खींच रही है जितनी बार वो मूव कर रहा है. रादर देन गोइंग इन द स्टेट डायरेक्शन, अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से ये बार बार हमारे इर्द गिर्द घूमने की कोशिश कर रहा है. एक्चुअली में देखा जाए अगर मून के ऊपर कोई फोर्स ना लगती तो ये इसी डायरेक्शन में जा रहा होता. बट क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउन अंदर की तरफ हो रही है, मूव कर रही है, सो दैट इज़ वाई मून स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन. सो दिमाग में आया कि मून जो है अगर फोर्स ना लगती होती तो सीधे निकल जाता, पर अर्थ क्योंकि मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है इसीलिए ये गोल 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 घूमेगा इसके अराउंड. राइट. सिमिलरली अगर एप्पल का देखा जाए, अगर एप्पल नीचे आया है अर्थ ने अट्रैक्ट किया, ठीक है, इसका मतलब अर्थ को एप्पल भी अट्रैक्ट कर रहा होगा. बट द प्रॉब्लम इज द मास ऑफ एप्पल एंड मास ऑफ अर्थ. सिंस मास ऑफ अर्थ इज मोर देन एप्पल, सो acceleration of apple will be very very high than that of the acceleration of earth, क्योंकि मास जो है अर्थ का बहुत ज़्यादा है. और हमने पढ़ा था थर्ड लॉ ऑफ मोशन में दैट फोर्स ऑन एप्पल बाय अर्थ इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू फोर्स ऑन अर्थ बाय एप्पल. बट एक्सेलरेशन किसकी ज़्यादा होगी? जिसका कि मास कम होगा, क्योंकि एप्पल की एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी क्योंकि मास एप्पल का बहुत थोड़ा है एज़ कम्पेयर टू अर्थ, इसीलिए एप्पल नीचे गिर गया. सिमिलरली जो मून है ये बाकी के प्लैनेट्स हैं, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ और सन रिस्पेक्टिवली. राइट. सो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे देखो आप, मून अलग अलग पोजीशन पे है, कहीं भी हो तो रोटेट कर रहा है. एट एनी गिवन पॉइंट लेट अस मार्क इट एज ए बी सी पॉइंट्स. ठीक. सो एट एनी गिवन पॉइंट moon is attracted to earth, so falls towards earth. एक्चुअली देखा जाए अगर अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही है तो अर्थ के ऊपर इसको गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है. बट एक्चुअली मून डज नॉट फॉल. ऐसा कैसे हो गया? हाउ? क्यों नहीं गिरा? अगर मून के ऊपर कोई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ अर्थ की है, तो मून को इसके साथ कोलाइड करना चाहिए था. सो एक बार फिर से हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. ऑफ अ स्टोन tied to thread and rotated in a circle. So basically क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं हम. So ये देखिए, ये आप खड़े हैं, ओ गॉड, बहुत छोटी सी हाइट के, और आपने क्या किया, रस्सी से इसको स्टोन को पकड़ लिया और स्टोन को लगे आप घुमाने. ठीक है, तो ये आपका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं और ये रहा स्टोन का धागा. अब क्या कर रहे हो आप? आपने जब स्टोन को रोटेट करना शुरू किया तो स्टोन जो है वो गोल गोल घूमने लग गया. राइट. आपके इर्द गिर्द. सो ये समझो, दिस इज अ सेंटर पॉइंट एंड दिस इज अ स्टोन. अब स्टोन जो है इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, गोल 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 गोल. सो नाउ फ्रॉम आवर प्रीवियस चैप्टर्स हमें मालूम है सर्कुलर मोशन कैसा होता है. It is continuously accelerated and at every point it changes its direction.
So if the thread is released, अगर हम इस धागे को छोड़ दें, so what will happen? अगर धागे को आप छोड़ देते हो, let us say this is the stone और ये उसका position है, let us say the point is B, so it will move like a tangent to a circle. So if the thread is released, stone will continue to move in a straight line. This is what we studied in motion chapter, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कोई भी अनबैलेंस फोर्स ना दें तो इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द स्ट्रेट लाइन. हेयर इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ टेंजेंट टू अ सर्कल. सो यहाँ हम कह सकते हैं लेट अस द सर्कल इज with the center O and this is A to C is the tangent. AC is the tangent and B is the position of stone. When OB thread is released, ठीक है ना, ये क्या है, थ्रेड. अगर इसको छोड़ दें तो ये जो बॉल है आपके पास या स्टोन है, इट विल मूव इन दी स्ट्रेट डायरेक्शन. पर अगर हम धागे को ना छोड़े तो, अगर हम धागे को नहीं छोड़ते हैं तो एक फोर्स एक्ट करती है इसकी तरफ इन दी इनर डायरेक्शन. इनर डायरेक्शन, इनवर्ड एक डायरेक्शन फोर्स एक्सर्ट करती है ऑन दिस स्टोन बी. सो बट इफ the stone is kept in circular motion, due to a force called centripetal force denoted by BO, यानी कि फ्रॉम B to O, BO की तरफ एक फोर्स लग रही है विच इज़ कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंटर सीकिंग फोर्स. ठीक, और यही वो फोर्स है, दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय अर्थ is called, अगर यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ दे दे यानी कि सेंटर में अर्थ हो जाए, सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो हम एक बात देखें तो हम कह सकते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? Gravitational force is the centripetal force on moon that keeps it in circular motion around earth. Similarly, अगर हम कहें gravitational force is the centripetal force on earth that keeps it in circular motion around sun. अगर planet को कहना है तो मून की जगह आप अर्थ को ले लोगे, अर्थ की जगह सन को ले लोगे, राइट. सो मतलब ये सर्कुलर मोशन में जिसके अराउंड यानी जो सेंटर में होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट करेगा. आई होप आपको टेंजेंट पता है क्या होता है. फॉर दोज हु डू नॉट नो टेंजेंट, चलिए एक बार बता देते हैं. ये एक सर्कल है बच्चों with center O, right? A straight line that meets the circle at only one point. ठीक है, let us this point be 1, B. Now a straight line that meets the circle at only one point is called as tangent to the circle, and this straight line that is the A, B and C, it is a tangent to this circle at point B. So आप कह सकते हो what is tangent? Tangent is a straight line
that meets the circle at only one point ABC is here tangent to this circle at point B. यानी पॉइंट बी के ऊपर ए बी सी इज अ टेंजेंट टू दिस सर्कल. दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंट. अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है बच्चों. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. बच्चों ग्रेविटेशनल लॉ ये कहता है कि अब दुनिया के अंदर कितने कोई भी दो चीज़ें हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है. लेट अस टेक दिस इज द मास m1, दिस इज द मास m2. हम इनके सेंटर से डिस्टेंस को मार्क करते हैं, कभी भी एज से नहीं करते, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस सेंटर से लेना होता है, क्योंकि सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर की वजह से है. सो इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज r. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कोई भी दो ऑब्जेक्ट दुनिया के अंदर, मार्क कर लेते हैं इसको 1 ऑब्जेक्ट, इसको 2 ऑब्जेक्ट, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. माने एक फोर्स है जो 1 को अपनी तरफ खींच रही है 2 की वजह से, और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो 1 लगाता है 2 पर उसको अपनी तरफ खींचने के लिए. सो मतलब ये है कि इस दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं. दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. और क्या फोर्स है जिससे वो अट्रैक्ट करते हैं? दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ masses of both objects, and it is inversely proportional to square of distance between the two. Square of distance between two objects. Right? सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि दुनिया में कोई भी दो चीज़ें हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, एंड द फोर्स विद विच दे गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मासेस, एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू. मतलब अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी. वेरी सिंपल. ऑल्सो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स is always directed along the line joining their centers. जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये मास m है 1, ये मास m है 2, तो इसका सेंटर और इसका सेंटर, इन दोनों सेंटर्स में से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए. So that is along the directed, gravitational force is always directed along the line, along this line joining their centers. यानी इनको एक सीधे लाइन से ड्रॉ कर दीजिए. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ऐसे ही होगी. अब आप देखिए टग ऑफ वॉर में क्या होता है, आप रस्सी को खींचते हो तो फोर्स कहाँ लग रही है? उस रस्सी के ऊपर लगती है. व्हेन यू आर पुलिंग वन अनदर, सोचिए एक टीम यहाँ है, एक टीम यहाँ है, एंड देयर इज अ टग ऑफ वॉर. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट दिस यूनिट और दिस टीम टुवर्ड्स योरसेल्फ, और ये टीम क्या कोशिश करती है? इस टीम को अपनी तरफ खींचने की. सो व्हाट इज दैट? दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू टीम्स और टू ऑब्जेक्ट्स. सिंपल. सो यहाँ से हम क्या डिराइव करते हैं बच्चों? वी कैन मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1 and this as equation number 2. Now from these two equations we are going to derive a formula. And what is that formula? F is directly proportional to m1 and m2 and inversely proportional to the square of distance between these two. Correct? So F is directly proportional to m1 m2 upon r ka square. Now we know that if we want to remove the sign of constant of proportionality, तो हम क्या लिखेंगे? इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे
तो आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा कांस्टेंट. सो लेट इज g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, वेयर व्हाट इज g? g इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. And this g is also called as universal gravitational constant. So capital G is used for the universal gravitation constant. So यहाँ से हम G को सेपरेट कर सकते हैं. G will be equal to F into R का स्क्वायर अपॉन M1 into M2. राइट. अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहें तो कैसे लिखोगे? व्हाट शुड बी द एसआई यूनिट? तो लुक एट इट. फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स को हम चलो फोर्स को खोलते हैं. व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू आर का स्क्वायर जो यहाँ से लिया अपॉन M1 एंड M2. व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? एक मास को कैंसिल कर लें, किसी एक को भी यूज़ कर सकते हैं. सो क्या आएगी इसकी यूनिट? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज अगेन मीटर का स्क्वायर. सो डिवाइडेड बाय मास इज व्हाट? kg. एक तरीका ये सॉल्व करने का. सो व्हाट यू कैन से, इट इज गोइंग टू बी मीटर क्यूब पर सेकेंड पर kg. पर ये थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है ना समझने के लिए, तो हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर का स्क्वायर अपॉन व्हाट इज मास? kg. kg का स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि एक और एक दो, तो kg का स्क्वायर. सो कितनी आसान होगी ऐसा यूनिट? ऐसा यूनिट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg का स्क्वायर. सिंपल है ना. सो ऐसा यूनिट विल बी न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर kg का स्क्वायर. दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ g. वैल्यू जो बच्चों g की है वो हमेशा कांस्टेंट होती है. वैल्यू ऑफ g was given by Henry Cavendish एंड उन्होंने इसकी वैल्यू दी थी बच्चों 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर इनवर्स. ठीक. सो ये वैल्यू आपको याद रखनी है. सो जस्ट रिमेंबर दिस वैल्यू. It's important to remember. 6.673 into 10⁻11 Newton meter square per kg का square. This is what is the universal law of gravitation. अब बात ये आती है कि न्यूटन ने जो इन्वर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बताया है, यानी कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये कहाँ से आ गया? प्रोडक्ट ऑफ मास तो चलो हम फिर भी समझ सकते हैं, बिकॉज फोर्स इज व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन. सो वो फिर भी समझ में आ रहा है. लेकिन ये स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर कहाँ से आया? उसके लिए बच्चों हमें समझना होगा एक लॉ, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड एज कैपलर्स लॉ. व्हाट डू यू मीन बाय कैपलर लॉ? बच्चों कैपलर ने, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका नाम है जोहान्स कैपलर. इन्होंने 3 लॉ डिराइव किए. जैसे न्यूटन ने 3 लॉ मोशन के दिए थे, ऐसे ही इन्होंने भी 3 लॉ दिए जो कि विच गवर्न्स मोशन ऑफ प्लैनेट्स. इन्होंने 3 लॉज दिए थे. उन 3 लॉज में से ही हमने ये इनवर्स रिलेशनशिप को डिराइव किया है. सो फर्स्ट लॉ क्या था उसमें? First law says that orbit of all the planets is ellipse with the sun at one of the foci, और you can say that कि सन जो है वो सेंटर में है. ठीक है. ये पहला लॉ था इनका.
मतलब क्या है इसका, ये देखिए एलिप्स का मतलब है गोल नहीं है, अंडाकार है, ठीक है। और सेंटर कहीं ओ का सेंटर बनता है, कहीं पर भी एक सेंटर है विच इज़ दी सन। तो यहाँ पे ओ क्या है, सन। तो देखो डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है मोशन की, राइट। अलग अलग मोशन की डायरेक्शंस हो सकती है। एक ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है मोशन, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। लेट अस मार्क दिस पोजिशंस एज A, B, C, D. So sun at the one of the foci which is O in the given diagram, and A, B, C, D are the positions of planet revolving in an orbit. करेक्ट। सेकेंड लॉ उन्होंने क्या दिया बच्चों, ही सेड लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन sweep equal areas, not even distance he's talking about, he's talking about areas in equal intervals of time. मतलब अगर मान लीजिए इस एरिया को कवर करने में उसे टाइम लगा T1, राइट, तो जितना भी ये एरिया है उतना ही एरिया ये भी रहेगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि लेट अस मार्क दिस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी, राइट, इज गोइंग टू बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ओ बी सी। Also, it is equal to the area OCD, right? So हम कह सकते हैं that area of triangle OAB is equal to area of triangle OCB is equal to area of triangle OCD. ये areas हमेशा बराबर रहेंगे। At the same time ए से बी जाने में अगर टाइम T1 लगता है, बी से सी जाने में टाइम T2 लगता है, और सी से डी जाने में टाइम T3 लगता है, तो बच्चों T1 विल बी इक्वल टू T2 विल बी इक्वल टू T3। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि ये एरिया भी, अब ध्यान रखना दोनों में फ़र्क है। यू डोंट कंसिडर इट एज अ डिस्टेंस कि ए से बी जाने में डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं मगर ये एरिया कवर्ड जो है वो सेम होगा। रिमेंबर ये डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। लेंथ ऑफ ए बी विल नॉट बी इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी, विल नॉट बी इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी, बट द एरियाज विल बी द सेम, ठीक है। रेडियस सेम है लेकिन ये लेंथ में फ़र्क आएगा, तो टोटल एरिया कवर्ड विल बी सेम। क्योंकि आप देखिए ये रेडियस नहीं है, क्योंकि ये एलिप्टिकल है, ये रेडियस अलग है, ये रेडियस अलग है। दिस इज़ द लॉन्गर डिस्टेंस, दिस इज़ अ शॉर्टर डिस्टेंस। सो ये एरिया वाइड हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस ऑर्बिट में अर्थ जो सन के अराउंड घूम रही है इट इज़ क्लोजर। हमें पता है पोल्स पे अर्थ क्लोज होती है, इक्वेटर पे दूर होती है। सो लुक एट इट, दिस डिस्टेंस इज मोर एंड दिस डिस्टेंस इज लेस, राइट। एंड द थर्ड लॉ वाज that the cube of mean distance between planet and the sun is proportional to the square of its ऑर्बिटल पीरियड T। माने मीन डिस्टेंस क्या होगा, देखिए यहाँ से ले लेते हैं सेंटर से, ये आ गया O। सो ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, R1, क्योंकि ये इक्वेटर पे है।
और ये डिस्टेंस क्या है r2, एंड वी नो दैट r1 इज नॉट इक्वल टू r2. क्यों? बिकॉज ऑर्बिट इज एलिप्स, इसलिए बराबर होंगे नहीं. सो मीन क्या लोगे आप? हमने लेना है मीन ऑफ r1 एंड r2. हमें r1 r2 का मीन निकाल लेना है. लेट अस से मीन ऑफ r1 एंड r2 इज इक्वल टू r. ठीक है. सो r का क्यूब विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द ऑर्बिट. टाइम पीरियड ऑफ इट मतलब जितना टाइम पीरियड, केयर t इज द टाइम टेकन to complete the orbit. पूरा एक ऑर्बिट लेने में, एक रेवोल्यूशन लेने में जो टाइम लग रहा है उसे कह रहे हैं कैपिटल टी. सो आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेरिवेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप जो कैपलर ने निकाला. हमने कैपलर के डायरेक्टली लॉज ले लिए हैं. हम इसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहे कि उन्होंने आर क्यूब को टी स्क्वायर से कैसे रिलेट किया. वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट. So from here we can say that r cube upon t का square is equal to some constant. चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं. r cube is equal to some constant, let us say k, t का square. What is this k? This is the Kepler's constant मान लेते हैं इसको. कोई ना कोई constant है. So r cube upon t square will be equal to constant. ये हमारे लिए डिराइव हो गया. नाउ टाइम पीरियड में हमने कहा टी क्या होता है? टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. और एक सर्कल का रेवोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज दी सर्कमफ्रेंस, है ना. टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, वेयर आर इज व्हाट? मीन रेडियस. करेक्ट. So time taken to complete one revolution क्या हो जाएगा? Time taken to complete one circle or one revolution is what? What is this? It is going to be distance traveled upon velocity. क्योंकि हमें मालूम है वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो अगर टाइम निकालना होगा तो आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. सो वी कैन से वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड. वी विल राइट v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर. चलिए इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं अपॉन टी का स्क्वायर. 2 पाई आर का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर. नाउ 2 पाई इज अ कांस्टेंट, सो वी कैन से v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर. सो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई. लेट अस मार्क इट एज 2 एंड मार्क दिस एज 1. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t square from 1 into 2. वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन r क्यूब इंटू टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर. ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे क्योंकि टी स्क्वायर की तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं. सो इट इज़ गोइंग टू बी जस्ट r क्यूब. So v square will be directly proportional to 1 upon r. और फोर्स जो एक ऑर्बिटिंग प्लैनेट के ऊपर लगती है, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑर्बिटिंग प्लैनेट is given by F is directly proportional to v square upon r. सो अगर v स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर. यहाँ से न्यूटन्स ने ये
लॉ पिक करके ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिराइव किया था। सो एक बार फिर से देख लेते हैं, सारी डेरिवेशन हमारी थर्ड लॉ ऑफ कैपलर में है। कैपलर ने जो थर्ड लॉ आपको दिया, ही सेड द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द ऑर्बिट। अब क्योंकि इस ऑर्बिट के अंदर रेडियस अलग अलग है, सो हमें मीन रेडियस निकालना पड़ेगा। लेट अस से द मीन रेडियस इज आर। सो आप क्या लिखेंगे, आर क्यूब अपॉन टी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट अस मार्क इट एज वन इक्वेशन। अब किसी भी ऑर्बिट के अंदर टोटल डिस्टेंस क्या ट्रैवल होगा, सर्कमफ्रेंस। मीन डिस्टेंस आपने ले लिया आर, सो आप क्या लिखोगे, 2πr इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लैनेट अराउंड द सन। सो एक पीरियड को कंप्लीट करने के लिए डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो 2πr है, और टाइम जो लिया है दैट विल बी डिनोटेड बाय 2πr अपॉन वेलोसिटी। यहाँ से वेलोसिटी को निकाल सकते हैं बिकॉज वी नो इट इज़ मीटर पर सेकेंड, और द डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन वेलोसिटी इज टाइम। सो यहाँ से हमने क्या किया, इट इज़ 2πr अपॉन टाइम, दोनों साइड को स्क्वायर कर लिया। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π का स्क्वायर आर का स्क्वायर, यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 4π का स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर। सो यहाँ से आप क्या लिखोगे, 4π तो एक कांस्टेंट है, सो डायरेक्टली हम कह देंगे वी स्क्वायर इज समथिंग कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर फ्रॉम 1, जहाँ हमने ये लिखी थी, सो क्या हो जाएगी टी स्क्वायर की वैल्यू आर क्यूब अपॉन कॉन्स्टेंट। सो बेसिकली आर क्यूब इंटू सम कॉन्स्टेंट, ये वैल्यू हट भी जाए तो यहाँ कॉन्स्टेंट है बेसिकली कोई। सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कल में घूम रहा होता है बच्चों, तो उसके ऊपर जो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, उसको हम देते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर से। नाउ कीपिंग द मास कांस्टेंट, वी स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। नाउ वी स्क्वायर क्या है, 1 अपॉन आर, सो वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन आर वी स्क्वायर की, तो यू विल गेट 1 अपॉन आर का स्क्वायर। सो दिस इज वाउ द न्यूटन हैव यूज्ड दिस थर्ड लॉ ऑफ कैपलर टू फाइंड आउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। और यहाँ यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या है बच्चों, यूनिवर्सल लॉ मीन्स it is applicable to all the objects in universe irrespective of its mass, its size. Universal law सब पे applicable होता है, right? So let us look an example. The question is, the mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg and that of the moon is 7.4 into 10 raised to power 22 kgs. ठीक, मास ऑफ अर्थ गिवन है, मास ऑफ मून गिवन है, यानी कि आपको दो ऑब्जेक्ट्स गिवन है जिनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सो m1 गिवन है, m2 गिवन है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर्स, मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है, कितना है, फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ मून एंड अर्थ। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू। व्हेन यूनिवर्सल कांस्टेंट इज ऑल्सो गिवन 6.7 into 10 to the power 11 नैनोमीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर माइन kg इनवर्स। बिफोर वी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, आई जस्ट वॉन्ट यू टू मेक अ स्मॉल करेक्शन बच्चों। जहाँ हमने SI यूनिट और इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है जी की, वहाँ पर प्लीज़ चेक कीजिएगा, इट इज़ इन -11, 6.673 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg का स्क्वायर, राइट। सो एग्जाम्पल नंबर 10.1 में क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है बच्चों, हमें मास ऑफ अर्थ गिवन है 6 into 10 to the power 24 kgs, मास ऑफ मून गिवन है 7.4 into 10 to the power 22 kgs। आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है d, दैट इज़ 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर्स, और आपको g की वैल्यू गिवन है 6.7 into 10 raised power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg का स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड आउट force of attraction between the two, right? Force exerted by earth. Now solution में क्या लिखेंगे हम, by universal law of
gravitation, F is equal to G m of the earth, m of the moon upon d का स्क्वायर. करेक्ट. G की वैल्यू गिवन है, जस्ट पुट दोज वैल्यूज. 6.7 इंटू 10⁻⁻11. नाउ द पॉइंट इज, हमारी यूनिट में क्या है, मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर. मास तो केजीज में चलेगा, दैट इज द एसआई यूनिट, बट किलोमीटर इज नॉट द एसआई यूनिट. सो यू हैव टू कन्वर्ट द किलोमीटर्स इनटू मीटर्स. तो कैसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर से मीटर में? मल्टीप्लाई दिस बाय 10⁻³ सो इट विल बी मीटर्स. सो आपके पास क्या आ जाएगा, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर. अब वैल्यू पुट करेंगे, 6 इंटू 10⁻24 इंटू 7.4 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 3.84 इंटू 10⁸ का स्क्वायर. सो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक डेसिमल ये गया, एक ये गया, दोनों ये गए. सो दे विल बी कैंसल्ड. सो आई विल राइट 67 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 74 डिवाइडेड बाय 384 इंटू 384 क्योंकि स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 8 2 16. करेक्ट. इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो यू विल गेट 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन फोर्स इज exerted by the earth on moon. राइट. लास्टली हम देखते हैं आज कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी. हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन करना क्या है इससे. इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सबसे पहली चीज, दिस इज द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू अर्थ. हमें अर्थ के साथ, हम अर्थ पे खड़े हैं तो वो क्यों खड़े हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. नंबर 2, टू अंडरस्टैंड मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ. अर्थ जो है उसके इर्द गिर्द मून जो है वो घूम रहा है. क्यों घूम रहा है वो जानने के लिए भी हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जानना पड़ेगा. नंबर 3, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन. उसके लिए भी हमें यही फोर्स चाहिए. और नंबर 4 है टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन. जो हमारे ओशंस में टाइड्स आती हैं, टाइड्स यही लिख लेते हैं, इन ओशंस आर ड्यू टू मून एंड सन. क्योंकि इनके फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से, इनके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स आती हैं. जब मून अर्थ के क्लोज हो जाता है तो वी गेट हाई टाइड्स, जब मून दूर होता है तो वी गेट लो टाइड्स. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ताकि हम उस हिसाब से उन टाइड्स को एक्सप्लॉइट कर सकें, यूज़ कर सकें टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. आज के लिए बच्चों इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे फ्री फॉल की. देन वी विल टॉकिंग अबाउट वेट, मास एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट ऑन अर्थ एंड मून. टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग.